देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भोपाल से खबर है जहां पर बीजेपी पार्षद देवेंद्र भार्गव ने उठाया निगम के कर्मचारियों के काटे जाने वाला ईपीएफ के पैसे का मामला। ईपीएफ को लेकर निगम में बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप। ईपीएफ कमिश्नर ने लगाई 21 करोड़ की पेनल्टी। 20 करोड़ 50 लाख रुपए जमा होने के बाद भी जमा नहीं की है ईपीएफ का पैसा। 147 करोड़ का ईपीएफ का पैसा कहां गायब हो गया? एमआईसी मेंबर जितेंद्र शुक्ला का जवाब, नोटिस का जवाब दिया है। प्रस्ताव 2/3 बहुमत के साथ आता है। आप अच्छे से जानती हो ये बात। नहीं, नियम कायदे से चलती है परिषद, आपके हिसाब से थोड़ी चलेगी। 2/3 का नियम, 2/3 अगर बहुमत कोई प्रस्ताव, 2/3 बहुमत के साथ कोई प्रस्ताव आता तो उसको प्रस्तुत किया जा सकता है। और विपक्ष देखिए ऐसा है, बहुत धन्यवाद प्रस्ताव है। आप समझिए ना बात को। आपके साथ मैं आप सुनिए। अब ठीक माननीय अध्यक्ष महोदय कि आप बीच में से कोई भी प्रस्ताव लेकर आ जाए। सुन ले प्रस्ताव तो सुन ले। क्या काम है? क्या काम है? एक मेरा आपसे आग्रह है कि अपना एक मेरा आपसे आग्रह है कि अभी आप बैठ जाइए, अपने स्थान पे बैठ जाइए। मेरा आपसे आग्रह है कि अपना स्थान ग्रहण कर लें। सदन की कार्यवाही प्रारंभ हो रही है। अभी इसमें कार्यव्रत की पुष्टि होनी है। कार्यव्रत की पुष्टि के बाद एक मिनट, मेरा कार्य में अपनी महती भूमिका निभाई है, जिससे आज पूरा देश गौरवान्वित है। ऐसा कार्य करने के लिए हम सभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। बंधुओं, हमारी परिषद का साधारण सम्मेलन में अंतरिम बजट प्रस्तुत होने रामचंद्र की जय। बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 500 वर्ष के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य समारोह ने हमारे शहर का, मोहल्ले का ही नहीं, शहर का ही नहीं, प्रदेश का ही नहीं, कंटिन्यू दिया जाता है, कुछ के लिए नहीं दिया जाता है। 10% पैसा खाया जाता है। जांच प्रतिवेदन में सारी चीजें आ जाएगी कि अगर कोई फॉल्स पेमेंट हो रहा है तो उसका जांच सब लग। बड़े समय बाद एक सेकेंड बड़े समय बाद नगर निगम के अंदर देखने को मिला बीजेपी के पार्षद आपस में ही बहसबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के पार्षद एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे के विभाग पे बीजेपी के पार्षद एक दूसरे पर आसंदी के अंदर ये सब कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे अध्यक्ष जी? आज के परिषद बैठक में सदन संचालन के दौरान प्रश्नकाल में सम्मानीय पार्षदों द्वारा प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछे गए, उनके जवाब सम्मानीय एमआईसी मेंबरों द्वारा दिए गए और सदन होता चर्चा के लिए। कोई अगर निगम हित में समय मांग करके अगर कोई जनप्रतिनिधि बात करना चाहता तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं रहती है कि ऐसे जनप्रतिनिधि निगम हित में उनको अवसर दिया जाए और कोई सजेशन देना, सुझाव देना कि निगम की वित्तीय स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है, निगम का कामकाज कैसे ठीक से और बेहतर हो सकता है। तो ऐसे सुझाव पर हमेशा सकारात्मक सोच के आधार पर लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करते हुए ऐसे जनप्रतिनिधियों को अवसर दिया जाता रहा है, पहले भी अभी भी। और आपस में लड़ने भिड़ने जैसी कोई बात नहीं है। सदन चर्चा के लिए होता है,
माननीय पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने उनको चुन के भेजा है, अपनी बात कह रहे हैं, सदन में अपनी बात कहने का अधिकार है। वो आरोप लगा रहे हैं, बात कर रहे हैं कि इतना जमा कर देते हैं, भ्रष्टाचार की बात हो रही है कि इतना नहीं जमा। देखिए, इसके लिए महापौर जी ने स्वयं सदन में खड़े होकर के अपने वक्तव्य में कहा है कि कोई फॉल्स पेमेंट हुआ है, कोई एफडीआं हैं, और अगर कोई किसी प्रकार की वित्तीय त्रुटि है तो आयुक्त महोदय इसकी जांच करेंगे। 20 करोड़ पे 21 करोड़ से ज़्यादा की पेनाल्टी लगी है, इसका भुगतान कौन करेगा? पार्षद ने भी यही बात करी कि ये पैसा कौन भरेगा? उसके संबंध में जैसा माननीय पार्षद द्वारा अपने कथन के दौरान कहा गया कि संबंधित वकील जिसको इस केस में पैरवी करनी थी वो उपस्थित नहीं हुए, जिसके कारण पेनाल्टी लगी है। आसंदी से इस बात की व्यवस्था दी गई है कि उस वकील की भूमिका की जांच करें कि वो उपस्थित क्यों नहीं हुआ, उसको नगर निगम से ब्लैकलिस्टेड करने का काम करें, और अधिकारियों की भूमिका किस किस की इसमें गड़बड़ है, अगर ऐसा है तो उसकी भी जांच करें। उनके वसूलने का काम करेगी, उनसे वसूलने का काम करेगी। 21 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। जांच में तो आए, जांच प्रतिवेदन में आएंगे ना चीज़ें कि 21 करोड़ बड़ी रकम होती है। अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनसे वसूलने की कार्यवाही करेगी क्या नगर निगम? देखिए, ये सब जांच के विषय हैं। जब जांच समिति बना दी गई है तो जांच में सारे पक्ष आ जाएंगे। अगर उन जांच प्रतिवेदन में कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 10% के जवाब देने में बहुत दिक्कत होती है महापौर जी। पहले भी आपने आदेश दिया था, आपके आदेश का भी पालन नहीं करा। हर बार इसी के चक्कर में समय खराब होता है और आप आम जनता के पैसे को ऐसे उड़ा देते हैं। 1-2 घंटे बाद सवाल देने, क्या पढ़ना नहीं आता क्या? ऐसा क्या कारण है जो महापौर जी बोलने पर? देखिए, लिखित में नहीं दे पाते या मौखिक उत्तर दिए जा सकते हैं। अमूमन मैंने परिषद सचिव से भी पूछा कि महापौर अभी तक के सब लोक महत्व के विषय में अपना कथन देते आए हैं, तो सभी ने यही कहा कि अभी तक के सभी महापौरों ने इसमें कथन दिए हैं। महापौर जी का भी ये लिखित कथन ही माना जाएगा। महापौर ठीक है। 21 करोड़ की पेनल्टी है। 21 करोड़ तो जो इनके ऊपर तो पेनाल्टी पहले ही लग चुकी है। ये तो पेनाल्टी के ऊपर पेनाल्टी लगाई है कि इनके पास में नोटिस पे नोटिस गए, कम से कम 34 नोटिस इनके पास में गए, लेकिन नगर निगम की इतनी बड़ी लापरवाही कि वो रीजनल ऑफिस के अंदर हाजिर नहीं हुए, अपना जवाब पेश नहीं किया कि हमारी क्या दयनीय स्थिति खराब है जो हम पैसा लेने के बाद भी नहीं जमा कर रहे। अगर आपने 12.5% कर्मचारियों को पैसा लिया था तो आप वहाँ पर एक आवेदन लगाते और 12.5% जमा करते, लेकिन आपने 12.5% तो रख ही लिया उनका काट कर उनकी तनख्वाह से, और जो 12.5% आपको मिलाना था आपने वो भी नहीं दिया, तो आपने उनका पैसा का कहाँ पर उपयोग किया? एक ये बड़ा सवाल। तो इसलिए उस पेनाल्टी के ऊपर उस 21 करोड़ की पेनाल्टी लगाई है और ये बहुत बड़ा गबन है। ये हमारी भोपाल शहर की जनता का टैक्सेस का पैसा इस तरह से जा रहा है, जबकि ये नगर निगम की लापरवाही है। तो उस अधिकारी से ही वसूल किया जाए जिसके अंडर में ये है और जिसको जवाब देना था और जिसको वहाँ पर पेशी के ऊपर जाना चाहिए था। नगर निगम के खाते से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए और जिन्होंने ये लापरवाही बरती है उनके खिलाफ FIR होना चाहिए। 147 करोड़ रुपए की भी बात आ रही है कि एडवांस में सप्लायर को जो है एडवांस बिल्कुल ये ऑडिट रखा है, ये इन्हीं का है। इन्होंने 147 करोड़ के FD बना के रखी है, ये फिक्स इनका ये FD ये लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल 101 अरब 47 करोड़ रुपए जब नगर निगम के पास रखे हैं तो नगर निगम की दयनीय स्थिति कैसे खराब हो सकती है? फिर आप कर्मचारियों को तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे? फिर आप उनकी EPF का पैसा क्यों नहीं जमा कर रहे? फिर आप ठेकेदारों को पेमेंट क्यों नहीं कर रहे? आप इसको तुड़ाइए और जो भोपाल शहर के विकास करना है और विकास के लिए जो हमको पेमेंट्स करना है और जो पार्षद निधि के विकास कार्य होना है वो करिए, और यहाँ एंतरिम बजट लाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। इससे काम करिए। जो आपके पास में 1 अरब 47 करोड़ रुपए जमा है उसका ब्याज कहाँ है, उसका हिसाब देना चाहिए। और जब यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से पूछा जाता है तो ये गलत जानकारी देते हैं सदन के अंदर, और सदन के अंदर सारी चीज़ पटल पर नहीं रखने की वजह ये सब पैदा हो रही है कि इतना बड़े भ्रष्टाचार हो रहे, गबन हो रहे। MIC मैरिन काउंसिल बाहर के बाहर जब संकल्प पारित करके भेज देगी, प्रस्ताव बनाकर भेज देगी, तो ऐसे ही परेशानियां आएंगी। सदन के किसी भी सदस्य को सही स्थिति नहीं पता होगी। ये क्या क्या मामला है? क्या मामला उठाया है? थोड़ा नीचे करो, थोड़ी नीचे करो, थोड़ा सा
ये क्या मामला है और आपने पूरा मामला उठाया है कि घोटाला हुआ है, बहुत सारे करोड़ों की बात कही है? देखिए, घोटाला तो मैं नहीं कहूँगा, पर ईपीएफ जो हमारी जमा होती कर्मचारियों की 2016 से लेकर 2020 तक की ईपीएफ नगर निगम के द्वारा जमा नहीं की गई। 41 करोड़ रुपए ईपीएफ कुल थी और 41 करोड़ के एवज में 21 करोड़ रुपए पेनल्टी जमा की गई है। ये अधिकारियों की सरासर गलती है कि वो पेनल्टी उन्हें जमा क्यों नहीं की। पेनल्टी संबंधित अधिकारियों को जमा करनी चाहिए थी। अब पेनल्टी भी इसलिए लगी कि अधिकारी उन्हें जब नोटिस दिए, ईपीएफ ने, भविष्य निधि कार्यालय ने इनको, तो अधिकारियों ने उसका जवाब देना उचित नहीं समझा। अधिकारी वहां पहुंचे नहीं। अगर उन नोटिस का जवाब देते तो हो सकता है 21 करोड़ रुपए की राशि निगम के खाते से जो गई ये बच जाती। तो ये तो आपके ही एमआईसी सदस्य हैं, आपकी पार्टी का अंदरूनी भुगतान है वो किस किस को हुआ है? कितनी लगभग पार्टियों को भुगतान किया गया है एडवांस? अब ये जो पार्टियों का भुगतान किया गया है इसकी जानकारी तो मैंने भी मांगी है। अभी मैंने जो बोला है वो अपने स्रोत से निकाल के बोला है। जब मेरे पास परिषद से अधिकृत जानकारी आ जाएगी तो मैं वो भी आपको बताऊंगा कि किन किन को पेमेंट हुए हैं। लेकिन आप तो पार्टी के व्यक्ति पे ही सवाल उठा रहे हैं, ये तो पार्टी का नहीं, मैं पार्टी की व्यक्ति पे सवाल बिल्कुल नहीं उठा रहा। मैंने तो ये कहा कि हमारी नगर निगम की महापौर, हमारे एमआईसी के मेंबर और हमारे समस्त पार्षद इस नगर निगम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते हैं, पर अधिकारी इसमें बलीता लगा रहे हैं। अगर अधिकारी कोई गलती करेंगे, हमारे अधिकारी हैं, हम अगर सरकार में हैं तो क्या हम हमारे अधिकारियों को बोलेंगे नहीं? हमारे अधिकारियों को टाइट करने के लिए बोलना पड़ेगा। इसलिए हमने बोला हमारी सरकार है तो क्या हम उसको पनपने दें? हमारी सरकार है तो ठीक करने का अभियान भी हमको उठाना पड़ेगा। इसलिए मैंने वो अभियान का हिस्सा बना हूँ कि ठीक भी हम ही करेंगे। तो आपके क्षेत्र के काम नहीं हो रहे क्या? आपके क्षेत्र के काम नहीं हो रहे क्या? आपके क्षेत्र के काम नहीं? देखिए, मेरे क्षेत्र की बात नहीं है, मैं पूरे भोपाल नगर निगम का पार्षद हूँ। क्षेत्र की बात ना करें, मैं पार्षद पूरे भोपाल का हूँ, इसलिए पूरे भोपाल की बात उठाने का मुझको हक है। और ये तो कर्मचारी हैं, चूंकि मैं नगर निगम में हूँ तो कर्मचारी भी मेरे अपने भाई हैं। कर्मचारियों की बात मैंने उठाई, इसमें पूरे भोपाल नगर निगम के कर्मचारी, इसमें मेरा वार्ड कहाँ से आ गया? ये अहमदाबाद वाला मामला क्या है? आपने कहा कि हमारी ट्रेन अहमदाबाद तक जाती है। अब ये तो समझ के समझ को समझो, जो ना समझे वो ना समझे। जिनने मुझे कुछ कहा था मैंने उनको उनका जवाब दे दिया। 2016 से फंड होने के बाद भी 10% का मैंने नहीं कहा। 10% की बात आपने मेरे मुंह से कहाँ से नहीं? विपक्ष ने ये सवाल किया है कि 10% दिया जा रहा है। इसका जवाब अब विपक्ष से ले कि उन्हें 5 और 10% की बात करी। फंड होने के बाद भी ईपीएफ का फंड नहीं दिया, क्या लगता है इसमें कौन-कौन दोषी है? देखिए, दोषी तो अधिकारी हैं। अगर नगर निगम की वित्तीय स्थिति का हवाला दे रहे हैं तो अगर 41 करोड़ की कुल राशि है, 41 करोड़ की कुल राशि में से 20 करोड़ 50 लाख रुपए तो कर्मचारियों ने जमा किए हैं। नियम ये होता है कि जो राशि जमा की जाती है उसमें 50% कर्मचारी देता है, तो कर्मचारी से तो आपने 20 करोड़ 50 लाख काट ली। अब आपको केवल 20 करोड़ 50 लाख देनी थी, तो 20 करोड़ 50 लाख आपने क्यों नहीं दी? 20 करोड़ 50 लाख के बदले आपने 21 करोड़ की पेनल्टी दे दी। नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा मंडला में की गई प्रमुख घोषणाएं। आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे, नवीन ITI खोला जाएगा जिससे भविष्य में रोजगार खुलेंगे, और नवीन हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल भवन, हॉस्पिटल, रोड और 11 करोड़ की लागत से सामुदायिक भवन बनेगा। 124 करोड़ की लागत से विभिन्न विकास कार्य होंगे। मंडला में आयुर्वेदिक कॉलेज भी खुलेगा। एक एक्सीलेंस कॉलेज की मांग अभी श्रीमती संपतिया जी ने की है, मैं वो भी देने की घोषणा करता हूँ। हमारे अपने मंडला जिले के प्रदेश भर में 55 जिले में हर जगह एक एक्सीलेंस कॉलेज दे रहे हैं। जब सबको दे रहे तो मंडला में क्यों नहीं देंगे? मंडला में सबसे पहले देंगे और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी वो आपके यहाँ चालू हो जाए। कोशिश करेंगे अगले सत्र में चालू हो जाए। आने वाले समय में यहाँ पर बहुत सारे काम मुझे बताएं, जिसके आधार पर मैंने कहा कि यहाँ पिछले वर्ष इसी महाविद्यालय में आया था मैं मंडला में, और इन्होंने कहा था कि रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण करना है। मैं अपना वादा निभाने के लिए आपके बीच में आया हूँ। उस समय शिक्षा मंत्री बन के आया था, और मुझे क्या मालूम मंडला वाले इतने प्रेम से बुलाते कि मुख्यमंत्री बन के अनावरण कराते। इतना प्रेम तो कोई दे ही नहीं सकता, ये केवल मंडला वाले ही दे सकते। आपका प्रेम, आपका स्नेह जीवन भर याद रहेगा। मैं
यहाँ एक और बात बताना चाहता हूँ कि रानी दुर्गावती का अकेला यहाँ एक प्रतिमा का अनावरण नहीं हो रहा। जबलपुर के अंदर मदन महल के ऊपर लगभग 100 करोड़ की लागत से रानी दुर्गावती के जीवन के विविध पक्षों को लेकर एक बड़े स्मारक बनाने का माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से हमने भूमि पूजन किया। हमने उसका भी लोकार्पण किया। मुझे जानकारी है कि बहोरी वन महाविद्यालय का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर ही है। ये नाम की घोषणा भी मैंने ही की थी। मुझे इस बात की भी आनंद है कि यहाँ पर खास करके कोदो कुटकी, ये कोदो कुटकी की बड़े पैमाने पर यहाँ खेती होती है, लोग उसको वापरते हैं। लेकिन इसके लिए पहली कैबिनेट जब जबलपुर में हमने की थी, उसका 1000 रुपया कुंटल अलग से देने की घोषणा हमने अपने जबलपुर के अंदर निर्णय किया है। अब आप जब फसल बेचोगे तो फसल के ऊपर प्रति किलो 10 रुपया अर्थात 1 कुंटल पे 1000 रुपया अलग से देने की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार ने की है, आपके इस भाई ने की है, जिसके माध्यम से कोदो कुटकी की हमारी आजीविका में बड़ा मदद रहेगी। इस फसल को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। मुझे खुशी इस बात की है, आज ही मंडला में 134 करोड़ की लागत के लगभग 27 विकास का लोकार्पण और भूमि पूजन करने का काम भी इसी मंच से हुआ है। जोरदार अभिनंदन करें। लगभग 134 करोड़ के काम अलग अलग प्रकार, और इनमें भी काम का प्रकार भी तो देखो कौन कौन सा काम है। मैं लिस्ट देख रहा था, मुझे ध्यान में आया कि हमारे आदिवासी बालक बालिकाएं, उनके छात्रावास वो भी बनाए जाएंगे। यहाँ पे नवीन ITI जिनके माध्यम से भविष्य में रोजगार मिलेगा। अभिनंदन तो करो, ITI का कोई मामूली बात नहीं होती है। बच्चा स्कूल में जाते जाते अपने आप की जिंदगी की लाइन तय करेगा, वो अपने हाथ में हुनर लाएगा, हुनर सीखेगा, जिसके भरोसे से भविष्य में परिवार में एक नया आय का रास्ता खुलेगा। हमारी खेती बाड़ी, हमारे दूध उत्पादन वो तो हम करेंगे, लेकिन अलग से आय भी चाहिए, तो ITI के माध्यम से वो भी होगा। इसी के साथ साथ नवीन हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, कई सारे स्कूल भवन, हॉस्टल, कई सारे रोड, 11 करोड़ की लागत से तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आपके अलग अलग प्रकार के बहुत सारे काम, जिनके आधार पर यहाँ पर एक सौगात मिल रही है। मैं अपनी ओर से कुछ नामों की उल्लेखनीय घोषणा करना चाहूंगा, जिनके माध्यम से आज हमने यहाँ पे भूमि पूजन लोकार्पण करने का प्रयास किया। मैं कभी कल्पना कर सकता था कि अपने आदिवासी बेल्ट में इतने सारे काम होंगे। पाठा, सिहोरा, पिंडराई, टोला होते हुए रामदेवरी जिला सिवनी में एक 10 किलोमीटर से ज्यादा की नई सड़क का शुभारंभ हम कर रहे हैं। अभिनंदन करें नई बनने वाली सड़क का। नैनपुर मंडला, इसलिए जहर मऊ से इंद्री, ये लगभग 7 किलोमीटर की हमारी 1,545 लाख की सड़क, ये अपने आप में बड़ी सौगात। मैं उम्मीद कर रहा हूँ एक नहीं, दो नहीं, लगभग सभी प्रकार के काम, जिस कामों के माध्यम से मंडला का विकास हो सकता है। डॉग बाइटिंग को लेकर बोल रही हैं महापौर व बिना जानकारी के लगे कई आरोप। जी हाँ, बोली नई व्यवस्था की जा रही है, डॉक्टर सेंटर में बढ़ाई जा रही है संख्या। एक केंद्र में अब 300 की जगह 600 डॉग्स रखे जाएंगे। अतिरिक्त वेटरनरी डॉक्टर की भी व्यवस्था की गई है। भाई डबल क्यों लगा रहे हो यार, एक बार हो चुकी तो बजट अंतिम पेश कर दिया गया है और पारित भी हो गया। निश्चित ही आदर्श आचार संहिता लोकसभा की लग सकती है और उस स्थिति में नगर निगम की कार्यशैली प्रभावित न हो, इसलिए अंतरिम बजट को पेश किया गया है। आदर्श आचार संहिता लोकसभा की जब समाप्त हो जाएगी, उसके बाद जिस तरह का बजट आना चाहिए वो बजट आएगा। डॉग बाइटिंग के बाद भी नई व्यवस्थाएं दी गई। बिल्कुल नई व्यवस्थाएं दी गई हैं। जहां एक सेंटर था वहां पर हमने 3 सेंटर बना लिए हैं। 3 जगह डॉगों का ट्रीटमेंट होता है। पहले जहां एक सेंटर था और 100 डॉग ही रख पाते थे, वर्तमान स्थिति में हमने एक सेंटर पर 100 डॉग को और बढ़ाने के लिए प्रावधान ले आए हैं और वहां पर काम भी चल रहा है। इस तरह से 3 सेंटरों पर आज की तारीख में 600 डॉग और हमारे वहां पर रह सकते हैं। ये व्यवस्था नगर निगम ने की है।
डॉक्टर्स भी हमने एक और नए डॉक्टर्स लेकर आए हैं और हम प्रयास करेंगे कि जहां 2 डॉक्टर मिलकर 25 से 30 डॉग का ट्रीटमेंट करते हैं, आगे आने वाले कार्यकाल में हम प्रयास करेंगे कि इस संख्या को भी हम बढ़ा सकें, डॉक्टर्स की वहाँ संख्या बढ़वा सकें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा डॉगों का ट्रीटमेंट कर सकें। सोलर ऊर्जा के लिए क्या? सोलर ऊर्जा के लिए हमने भोपाल की जनता से, आपके मीडिया के माध्यम से आग्रह कर रहे हैं कि हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है कि हमें 1 करोड़ सोलर पैनल लगाना है। उसी संबंध में प्रदेश में 2 शहरों को चुना है। मध्य प्रदेश में 3 शहर हैं, 3 शहरों में एक भोपाल शहर है और भोपाल में 25,000 हमें सोलर पैनल लगाना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भोपाल की जनता से आग्रह करती हूँ कि आप अपने घरों पर रूफटॉप पर सोलर पैनल लगाएं। पर्यावरण को दूषित होने से भी हम बचाएंगे। संपत्ति कर में भी भोपाल नगर निगम 6% की छूट देगा 1 फरवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक, जिसके सोलर पैनल लग जाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से 30% की सब्सिडी है और नगर निगम भोपाल की तरफ से 6% संपत्ति कर में छूट है। पत्रकारों को जबलपुर रेड क्रॉस समिति की कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन जिला कलेक्टर कार्यालय में किया गया है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। आगामी 24-25 ओलंपिक प्रतियोगिता की तैयारियों के संबंध में चर्चा की गई। इस बैठक में दिव्यांग वर्ग के लोगों के लिए कार्य करने वाली सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी शामिल थे। जो हमारा रेड क्रॉस का कार्यालय है उसके जीर्णोद्धार के संबंध में चर्चा है। तो जैसा कि आप सभी अवगत हैं, आप सभी का आना भी होता है। रेड क्रॉस का भवन जो है काफी पुराना बना हुआ है और आज रेड क्रॉस सोसाइटी की कार्यकारिणी समिति की बैठक का आयोजन यहाँ कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया, जिसमें रेड क्रॉस के सभी सम्मानीय उपाध्यक्ष और सभी सम्मानीय कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित रहे। और चूँकि ये हमारे नए कलेक्टर महोदय के साथ प्रथम परिचयात्मक बैठक थी और उसके साथ साथ विभिन्न विषयों पर जो है चर्चा भी की गई। इसी बैठक के तुरंत बाद जो है रेड क्रॉस के कार्यकारिणी सदस्यों के साथ विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं जो दिव्यांगता के क्षेत्र में काम कर रही हैं, जो कि आगामी 24-25 फरवरी को ओलंपिक्स प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला है, उसकी तैयारी के संबंध में भी बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव दिए और माननीय कलेक्टर महोदय का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ। कार्यकारिणी का मैं सदस्य हूँ। आज जो मीटिंग हुई, पहली मीटिंग हुई कलेक्टर साहब के आने के बाद, ये रेड क्रॉस सोसाइटी की, इसमें काफ़ी चीज़ों में डिस्कशन हुआ। मेन जो डिस्कशन हुआ वो हुआ है ये अपना वृद्धाश्रम के उद्यान के लिए और वृद्धाश्रम की रखरखाव के लिए, और वहाँ कैसे और उसको डेवलप किया जाए, मेन चीज़ वो थी। और काफ़ी चीज़ों में डिस्कशन हुआ है, सुझाव आए लोगों के, सभी कार्यकारिणी सदस्यों ने अपने सुझाव दिए हैं और आने वाले समय में फिर ये बैठक होने वाली है। क्या समस्या आ रही है वृद्धाश्रम में? समस्याएं कुछ नहीं है वैसे, मेन वहाँ समस्याएं जो हो रही हैं वहाँ सफाई का है। सफाई भी सब कुछ ठीक है, वहाँ का कर्मचारियों की कमी जो है उनकी पूर्णता करना है। एम्बुलेंस है, एक एम्बुलेंस और रखने की कारण, कई चीज़ों पर ऐसा डिस्कशन हुआ है, जिसके लिए बाकी ऐसा फंड रेजिंग के लिए है कि वहाँ का बच्चों को प्रोत्साहित करें, वहाँ लोग वक्त जाएँ, अपना जन्मदिन मनाएं वहाँ पर, और वहाँ लोगों के साथ अब समय व्यतीत करें, वृद्ध लोगों के साथ, उनके साथ रहें, खेलें कूदें, बच्चे जाएं। ये सोच है ऐसी, और इसके ऊपर आगे विचार जारी रहेगा। मैं हेमंत अग्रवाल, रेड क्रॉस सोसाइटी का चेयरमैन मेंबर हूँ। जबलपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के गड़ा में चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। मंत्री राकेश सिंह का नायक अवतार देखने को मिला। दरअसल मंत्री ने रोड पर बेर बेचने वाली माताजी के लिए आदेश दिया कि माताजी के घर पर आज ही लाइट लगाई जाए। यहाँ तक कि उन्होंने अधिकारियों को ये भी कहा है कि लाइट लगाने के बाद उन्हें रिपोर्ट भी दी जाए। बात करवा कर दिया अजय तिवारी लिखिए। ये पेंशन रावत जी, पेंशन वाला करिए, इसको खोलो।
चलो अम्मा इधर आओ, बगल में आओ, इधर आओ। अम्मा का आशीर्वाद मिला और अम्मा चिंता नहीं करो, लाइट भी लगेगी, बाकी भी कोई ना कोई मिलेगा आपसे। क्या बात है, अम्मा के लिए तालियां बजाओ भाई जरा। अम्मा जरा बोलो जय श्री राम। चलो अम्मा के लिए तालियां बजाओ। हाँ बहन, इसका बहन आवेदन इनको या तो कार्यालय में छोटे भैया से संपर्क करा देना बाद में। मकान तो आवाज तो भर सकता है, लेकिन उसको जो पहले मकान अभी नहीं, जब भी तो पहले फॉर्म भर गया आपका, तो पहले फॉर्म भरो। यहाँ नहीं भरवाएंगे, भरता वो कलेक्ट्रेट में है, लेकिन सहयोग करवाएंगे। रावत जी इनको भी सहयोग अच्छा नहीं, वो तो तब मिलेगा जब स्वीकृत होगा आपका मकान। क्या एनटीपी से कोई है यहाँ पर? बेर की दुकान लगाती है, टोकरी लगाती है, लाइट कब लगेगी? कब? आज करा देंगे, मतलब आज और मुझे खबर मिल जाए अजू नंबर लिख लो उनका, लेकिन आज ही लग जाए, ठीक है? कोई आवश्यकता है तो आप मुझसे पूरी करेंगे, लेकिन वो अम्मा के घर में आज लाइट लग जाना चाहिए। नहीं कुछ नहीं करो, अरे माला क्या करना है। अच्छा बहन है, समय लगता है, पहले 2 साल वाले बाकी हैं, 3 साल वाले बाकी। जब उनका हो जाएगा उसका क्रम आगे नहीं कर सकते। हाँ आप श्रमिक कार्ड बनवा देते हैं, तो राशन मिलेगा उसमें। 3 साल से नहीं मिल रहा इनको। क्यों भाई रावत जी, इनका कहना है इनके पास जो राशन कार्ड है। आज भी यहाँ पर हम शिविर में शामिल हुए, किस तरह पूरा शिविर? विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर प्रारंभ हुआ। ये वो कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत पूरे देश में ज़रूरतमंद लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। गांव-गांव, वार्ड में इस तरह के कैंप लग रहे हैं। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में पहले भी बड़ी संख्या में यहाँ कैंप लगे हैं और अब तो हर वार्ड में लगभग 2-2 स्थानों पर इस तरह के कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। आज भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं, लाभार्थी बन रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। कल प्रधानमंत्री जी जो है मध्य प्रदेश, माननीय प्रधानमंत्री जी कल झाबुआ की पवित्र धरती पर आ रहे हैं और मध्य प्रदेश का ये सौभाग्य है कि कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का मार्गदर्शन झाबुआ की धरती से मिलेगा, जो पूरे देश के लिए होगा। भाई साहब लगातार अब जो है चुनाव भी सामने आ रहे हैं और अब कांग्रेस से बीजेपी में जाने की जो बात वो भी अब सामने दिखाई दे रही है, क्योंकि महापौर जी भी आ चुके हैं, काफ़ी विरोध भी उनका यहाँ जबलपुर में नज़र आ रहा है। देखिए, महापौर जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेके भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। एक ठीक समय पर ठीक कदम उन्होंने लिया है और कांग्रेस की नीति रीतियों से नाराज़ होकर उन्होंने ये कदम उठाया है। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में उन्होंने सदस्यता प्राप्त की है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कंधे से कंधा मिलाकर वो काम करेंगे। कांग्रेस आज एक डूबती हुई नाव है, तो स्वाभाविक है उस डूबती हुई नाव में बाकी लोग भी बैठना नहीं चाह रहे और जो बैठे हुए लोग हैं
उनको भी कोई मार्ग नहीं दिख रहा, वे भी उस नाव से बाहर जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके भीतर की कसमसाहट ये नाराजगी के रूप में आ रही है। माना जाए कि और भी लोग पटपल महापौर जगत बहादुर अन्नू सिंह द्वारा भाजपा में शामिल होने के बाद अब कांग्रेस कार्यकर्ता महापौर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महापौर को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महापौर को जयचंद कहकर पुकारा और उनकी फोटो पर कालिख पोती है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि महापौर ने जनता का विश्वास तोड़ा है। अगर उन्हें जरा सी फिक्र है तो महापौर इस्तीफा देकर चुनाव लड़े, तब उन्हें समझ में आएगी। अच्छे से लगा आज जनता का जो गरीब जनता ने एक एक वोट देकर 18 साल बाद कांग्रेस को पुनर्जीवित किया था, आज तो उसका उदाहरण है कि आज हमारे बीच जगत बहादुर सिंह अन्नू जी ने जो आज महापौर पद पर रहते हुए जो लोकतंत्र की हत्या की है, उसके लिए आज हमारी युवा कांग्रेस, नगर कांग्रेस, वरिष्ठ कांग्रेस, NSY, महिला कांग्रेस, लोकतंत्र के हत्यारे संस्कार धानी के मतदाताओं के आशीर्वाद से को बेचने वाले सिंह जी, जिनको जगत बहादुर बोलते हैं, जिनको जगत बड़ा, इनका नाम लेने में घड़ा पैदा हो रही है। जगत बहादुर जैसा नाम में बेहतर काम नहीं है। चौक में कांग्रेस दल के द्वारा उनकी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया है। साथियों, कांग्रेस से और सभी पार्षदगण, युवा कांग्रेस के सभी नगर अध्यक्ष भी यहाँ पर उपस्थित हैं। भाई जतिन राज जी, अमरीश मिश्रा जी, मनीष पटेल जी पार्षद, टिकाऊ महापौर भाजपा का दामन थाम के यहाँ की 79 वार्डों की कांग्रेसियों का साथ छल कपट किया गया। मेरा तो एक निवेदन है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, हैं? समझ गए ना? हाँ, अब नहीं होना चाहिए बिजली बंद। शहर के प्रथम नागरिक अपना चोला बदलकर, बहुत अच्छी बात, हमसे अपेक्षा भी नहीं करना चाहिए और ना शहर के नागरिकों को करना चाहिए। आपका एक एक कीमती वोट, आपका एक एक कीमती वोट शहर हित के आपने दिया था कि जगह करोड़ों रुपए की डील जब भारतीय जनता पार्टी जो होती है तो वो पुनः भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। हमारे बीच शहर में जिस प्रकार का गद्दारी और मक्कारी और जयचंद को लेके एक माहौल गर्म है, लोगों में बहुत आक्रोश है, कांग्रेस में आक्रोश है। आज हमने एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा है अन्नू सिंह के खिलाफ, जो गद्दार और मक्कार था, आज उसको कांग्रेस श्रद्धांजलि दे रही है। इस कार्यक्रम में आज देखिए जिस प्रकार लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, पूरे कांग्रेसी लोग इकट्ठे होकर जिस प्रकार श्रद्धांजलि का कार्यक्रम दे रहे हैं। अन्नू सिंह की मक्कारी को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन इस शहर में जाना जाएगा और अन्नू सिंह के खिलाफ अभी गली गली आंदोलन किए जाएंगे, पुतले फूके जाएंगे, ऐसे जयचंदों को रोड पे जूतों की माला घुमाई जाएगी। और जिस प्रकार अन्नू सिंह ने मक्कारी की है, उस प्रकार हम उससे कहना चाहते हैं, अगर वो बहादुर है तो सही में आके महापौरी से इस्तीफा दे, जनता के बीच में आए। कांग्रेस ने जिताया है, कांग्रेस ने जिताया है, कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं ने अपनी जी जान लगा के आपको विजयी बनाया। आपने किस प्रकार धोखा दिया है?
चंद रुपयों के कारण? ये वो लोग हैं जो भगवान को भी धोखा देते हैं, इंसानों को क्या छोड़ेंगे। अनु सिंह का चरित्र उजागर हुआ है। इस कार्यक्रम में हम बहुत जल्दी वरिष्ठों से मिलकर एक बहुत बड़े रूप में व्यापक जन आंदोलन करेंगे। आज गलुआ चौक पे जगत बहादुर अन्नू जो कांग्रेस के महापौर थे, उनकी आज श्रद्धांजलि रखी गई है। जैसे ही वो भाजपा में गए, कांग्रेसियों को पता चला और सब लोग ने मिलकर उनका जबलपुर में जगह जगहों पर बहुत काफ़ी विरोध किया, क्योंकि सबको दुख इस बात का है, जिस कांग्रेस पार्टी ने आपको टिकट दिए, सिंबल दिया, जिससे आप महापौर बने, जबलपुर के प्रथम सेवक बने, और यदि आप उस पार्टी को छोड़कर जाते हो तो आपका हमेशा ऐसे ही विरोध होता रहेगा। चाहे आप भाजपा पार्टी में नहीं, कोई भी पार्टी में कभी भी चले जाएं, उससे कुछ आपको कोई लाइसेंस नहीं मिल गया, क्योंकि आप का जो व्यक्तित्व है वो भ्रष्टाचारी है। आपने जब नगर निगम में महापौर बने, लगभग मुझे लगता है 1.5 साल आपने भ्रष्टाचार किया, और आपको अब लगा जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई तो आपने फिर भाजपा का दामन थामा, क्योंकि आपको और थोड़ी सी शक्तियाँ चाहिए थी भ्रष्टाचार करने के लिए, और आपने वह भ्रष्टाचार करने के लिए भाजपा में गए। मुझे ऐसा लगता है कि जगत बहादुर अन्नू, जिसे जनता ने वोट दिया अपने विश्वास के साथ, उनने जनता के साथ छलावा किया है, और यदि वह सचमुच नर्मदा भक्त हैं और वैष्णो देवी के भक्त हैं तो वह नर्मदा मैया की कसम खाएं और वैष्णो माता की कसम खाकर यह बोलें कि वह अपने निजी स्वार्थ से भाजपा में नहीं गए। धन्यवाद। ट्रैफिक पुलिस की कोहे फिजा थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई। बता दें कि सुल्तानिया रोड फ्लाईओवर के नीचे नो पार्किंग में खड़े हुए वाहनों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। लंबे समय से नो पार्किंग में खड़े रहने की यातायात पुलिस को बता दें आपको खबर मिल रही है। इन वाहनों की शिकायत उसके बाद आज की जा रही है इन पर कार्रवाई। दोनों साइड नो पार्किंग में खड़े हो रहे इन वाहनों से होता था यातायात प्रभावित। यातायात पुलिस वाहनों पर कर रही है चालानी कार्रवाई। तत्काल का मामला बताया जा रहा है। भोपाल वार्ड क्रमांक दाता कॉलोनी स्थित मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का भव्यायोजन संपन्न हो रहा है। कथा यजमान पार्षद श्रीमती कुसुम चतुर्वेदी ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा में सभी का सहयोग मिल रहा है। श्रीमद् भागवत कथा वृंदावन से पधारे कथावाचक कान्हा कौशिक जी महाराज के श्रीमत से संपन्न हो रही है। कथा में कौशिक ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है।
जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। मैं वार्ड नंबर 2 से पार्षद कुसुम चतुर्वेदी जी बोल रही हूँ। ये 4 फरवरी से आयोजन किया गया है। कलश यात्रा, भव्य कलश यात्रा निकाली गई और सब भक्तगण आए भव्य कलश यात्रा में। और 10 तारीख तक ये भागवत कथा है। 10 तारीख को समापन है और भंडारा है। पूरा देश राममय हुआ है। आज वार्ड नंबर 2 में भक्ति में हाँ, ये मोदी जी के ही काम है जो हम लोग सब राम भक्त हो गए हैं, भागवत करवा रहे हैं। ये सब कृष्ण भगवान का जन्म सब करवा रहे हैं। सब ये हमारे मोदी जी की देन है। क्या लगता है राम मंदिर में अयोध्या में बहुत अच्छा काम हुआ है। आज जनता कम से कम राम भक्त तो बन गई। कह तो रही है हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे विधायक जी श्री रामेश्वर शर्मा जी, उनके उससे ही हम लोग सब ये कार्यक्रम कराते रहते हैं और उत्सव मनाते रहते हैं। मोदी जी है तो मुमकिन है। श्री राधे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी, मैं बेसिकली यूपी लखनऊ से हूँ और हमारे सीएम साहब का तो जवाब ही नहीं है। पूरे वर्ल्ड में आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ जैसा सीएम होना पॉसिबल नहीं है। और आज श्री राम हमारे आराध्य हैं, हम सभी के आस्था का केंद्र है अयोध्या धाम। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री पूजनीय योगी आदित्य महाराज जी का हम लोग सादर अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं कि इतना बड़ा हिंदू के आस्था का केंद्र अयोध्या धाम आज बन के हम लोगों के लिए समर्पित हुआ है। श्री राम भगवान के हम लोग आस्था जितनी अपूर्व श्रद्धा और कर सकते हैं वो कमी है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सादर धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। जय जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो। जय श्री महाकाल। मेरा नाम गोविंद शर्मा, मैं यहाँ आचरित कर रहा हूँ भागवत जी का। और विगत आज 6म दिवस है। सभी जनता भक्ति में, कल गोवर्धन नाथ की पूजन हुई, आज रुक्मणी विवाह है। तो भक्त लोग अधिक से अधिक संख्या में पधार रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। और भागवत सुनने से अपने पूर्व जन्मों का भी जो ऋण रहता है वो उससे मुक्ति मिलती है। और सभी भक्त ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं और कथा श्रवण कर रहे हैं।